Welcome class 12. So next we are going to start with the next topic that is exercise 13.3 Bayes theorem. Students देखिए ये theorem जो है आपकी probability वाले chapter का ये वाला part जो है this is the most important part. ठीक है, इसमें से for sure आपको एक question board exam में मिलने वाला है. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना है. ठीक है, तो अभी देखो मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ इन चैप्टर को. तो देखो सबसे पहले तो आपको बेस फार्मूला का जो बेस थ्योरम का फार्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है ना ये है कि सैम्पल स्पेस आपके पास मान लीजिए कोई ऐसे एक सैम्पल स्पेस है जिसमें कुछ बहुत सारे इवेंट्स हैं E1, E2, En be the events associated with this sample space, और एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका हुआ है, दैट हैज़ हैपेंड. ठीक है, एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए. EI मतलब कि कोई भी इवेंट, E1 है, E2 है, En है, कोई भी जितने कोई भी इवेंट हो सकता है. I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, जनरल फॉर्म में इसका फॉर्मूला था पी ए अपॉन ई आई. ये ए अपॉन ए आई मतलब है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली है मैंने. ठीक है, दिस इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ये ऐसे इसका फॉर्मूला. देखो आपको लगे रहा होगा कि देखे कि फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे लर्न करें, क्या कैसे अप्लाई होगा. ठीक है, तो आपको ये बता देना चाहते हो कि बेस थ्योरम से साथ रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसको एक सिंपल वाला जो हमारा फॉर्मूला था ना प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना, ये तो आप सबको पता ही होगा. एक्चुअल में हम इसका क्वेश्चन जो है ना पेपर में जब हम सॉल्व करते हैं ना इसी फॉर्मूले से ही हो जाता है. ठीक है ना, पहले हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला बेस थ्योरम का फॉर्मूला या कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. मतलब आंसर इसी से ही आ जाता है अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ लग जाए तो. ठीक है, तो उसके बाद आंसर निकालने के बाद कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद फिर हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी आपको हम जब क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न हो जाएगा. तो उससे पहले मैं आपको एक रिवाइज करवा देना चाहती हूँ. इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर में या स्लैश की बात लेते हैं इसका मतलब होता है कि बी इवेंट जो है वो हो चुका हुआ है, इट हैज़ बीन अकर्ड, है ना. तो गिवन होता है या अकर्ड लिखा होता है कि इट हैज़ बीन, ये हो चुका है इवेंट. ठीक है, तो इसको लेते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. जो इवेंट हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आता था. ठीक है, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशन बी पे अप्लाई होती थी. ठीक है, कंडीशन बी पे अप्लाई होती थी. उसके बाद हमने क्या था कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या था कि कोई दो इवेंट है जो इकट्ठे हो रहे हैं, ई एंड बी हैपन साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली, ये साइमल्टेनियसली दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं. ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे. ठीक है, तो अब देखो आपको पेपर में हर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना, बेस थ्योरम का भी आ सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का भी आ सकता है. कैसे जज करोगे कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे करना है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है, क्या लगाना. तो आप देखो जिस स्टेटमेंट में आपको बी यानी कि एक चीज़ गिवन हो और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए बोला हो तो वो हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. जिस स्टेटमेंट में आपको कोई दो चीज़ों की, कोई दो इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा हो वो हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, कोई उसमें आपस में कुछ भी उनका कॉमन पार्ट नहीं है, कुछ भी उसका कॉमन है ही नहीं उसमें कुछ भी, है ना. तो उसको बोलते थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब बेस थ्योरम जो है वो किस पे अप्लाई होगी, इसमें आपने एक बेस थ्योरम पे अब याद रखना है आपने कि बेस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना बेस थ्योरम पे, ठीक है, ये पेपर में आने वाला है पक्का, ये श्योर क्वेश्चन है इसका. यस, और बेस थ्योरम पे जो क्वेश्चंस होंगे ना इसका एक ट्री डायग्राम ज़रूर बनेगा. ठीक है, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी. जिस क्वेश्चन का ट्री डायग्राम बन चुका होगा ना और एक कंडीशन भी गिवन होगी, गिवन कंडीशन होगी, गिवन कंडीशन या गिवन इवेंट होगा, कोई ना कुछ गिवन होगा. ठीक है, ट्री डायग्राम बनेगी उससे गिवन कंडीशन गिवन होगा. ठीक है,
ऐसे अगर जिस टाइप में ना, जैसे स्टेटमेंट में ट्री डायग्राम बन रही हो, कंडीशन गिवन हो, इवेंट गिवन हो, ठीक है, ऐसी टाइप की जो स्टेटमेंट होगी ना उसको आपने बेस थ्योरम के साथ सॉल्व करना, ठीक है, बेस थ्योरम के साथ आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए किस तरीके से। अब मैं एग्जांपल स्टार्ट करने लगी हूँ इसकी। तो फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक इज एग्जांपल नंबर 16 I'm going to start, okay, just see. Okay, so next is example number 16. ये आपकी बुक की फर्स्ट एग्जाम्पल है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बेस थ्योरम। देखो इसमें सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, क्या स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट के बेसिस पे सारा आपको क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े इजी वे से हो जाएगा। देखो, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag B contains, second bag contain 5 red and 6 black balls। देखो सबसे पहले बात किया गया है बैग 1 और बैग 2 की बात की गई है ना। सबसे पहले हम ट्री डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले देखो बेस थ्योरम का सम सॉल्व करते ही आपने ट्री डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके सम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। इसका सम देखो दो तरीके से भी हो सकता है, एक तो ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग करोगे, एक तो आगे डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला लगवा दूँ वही वाला, है ना, पर उससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पहले कह रही हूँ कि ट्री डायग्राम बनानी इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या है, बैग 1 है, दो बैग्स की बात हो रही है, ठीक है। सो बैग 1 एंड बैग 2, अब इस तरीके से लिख लो कि बैग 1 में जो है वो क्या क्या गिवन है, क्या है। बैग 1 में गिवन है कि 3 रेड बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल गिवन है, ठीक है। इसका मतलब 3 रेड है इसमें और 4 क्या है, ब्लैक बॉल गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है, बैग 2 में 5 रेड गिवन है और 6 ब्लैक बॉल्स गिवन है, ठीक है। 1 ball is drawn at the random from one of the bags, ठीक है। वो कहते हैं कि एक बॉल इन दोनों में से निकालेगी एट रैंडम, किसी से भी निकाल ली, बैग ए से निकाली, बैग 2 से निकाली, है ना। वी डोंट नो, कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, एक रेड बॉल निकाली। अब रेड बॉल देखो यहाँ से भी आ सकती है, बैग 1 से भी आ सकती है, बैग 2 से भी आ सकती है, ठीक है ना। तो एक रैंडमली निकाली, उन्होंने ये नहीं बताया कि बैग 1 में से निकाली है, बैग 2, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बैग 2 से ही आई है, वो वाली जो है ना रेड बॉल जो निकाली है, बैग 2 से आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बैग 2 से आने की। देखो मेरी बात सुनो, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब हमने बेस थ्योरम का सम करना है ना, बेस थ्योरम का, हमने सबसे पहले क्या करना है, ए को चूज़ करना है, ए को चूज़ करना है। ए को चूज़ करने का मतलब क्या है, ए को चूज़ करना है और इवेंट्स को चूज़ करना है, ठीक है। देखो इवेंट इसमें क्या क्या बन रहे हैं, सबसे पहले इवेंट्स देख लेते हैं फिर ए को देखते हैं। सबसे पहले इवेंट्स, बेटा देखो जब भी उन्होंने कहा कि एक बॉल को हमने रैंडमली ड्रॉ किया बैग में से, सबसे पहले अगर रैंडमली ड्रॉ किया, बैग को बॉल उठाओगे, बॉल को अगर आपने पिक करना है, सबसे पहले बैग भी तो चूज़ करोगे ना कि बैग 1 में से करना है या बैग 2 में से करना है। तो यही हमारा इवेंट हो गया कि अगर आपने बैग 1 में से चूज़ किया तो दैट इज़ इक्वल टू इवेंट ए। इवेंट 1 क्या है कि आपने बैग 1 चूज़ किया है, बैग 1 इज़ चोजन, दिस इज़ इवेंट 1, फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट हो गया कि बैग 2 आपने चूज़ किया, दिस इज़ द सेकेंड इवेंट, ठीक है ना। रैंडमली बॉल को उठाने के लिए पहले आपको बैग चूज़ करना पड़ेगा कि मैंने बैग 1 में से निकालनी है, बैग 2 में से निकालनी है, ठीक है। उसके बाद देखो बैग 1 को अगर आपने चूज़ किया या बैग 2 को चूज़ किया, इन दोनों को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ हाफ ही होगी ना। यहाँ आप इसको चूज़ करोगे, आप इसको चूज़ करोगे, 50% प्रोबेबिलिटी कि 50% चांसेस कि आप बैग 1 चूज़ करो, 50% चांसेस आर देयर कि बैग 2 चूज़ करो। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है बैग 1 और बैग 2 को चूज़ करने की, सिलेक्ट करने की, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू सिलेक्ट ए। ए चीज़ क्या होती है, ए चीज़ वो होती है जो गिवन होता है, कुछ जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है गिवन होता है और जो इवेंट हो चुका होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि बैग इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड। रेड मतलब वो गिवन है कि जो बॉल हमने निकाला वो रेड ही है, इट इज़ अक्कर्ड, ये इवेंट हो चुका हुआ है, बॉल निकाल के उन्होंने देख लिया कि वो रेड ही है ना। दिस इवेंट हैज़ हैपन्ड एट, इट इज़ अ गिवन दैट, जो चीज़ गिवन होती है, जो चीज़ हो चुकी होती है, वो इवेंट ए बन जाती है, ठीक है।
आप क्या लिखोगे कि ड्रॉन बॉल जो हमने किया है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ये इवेंट ए है, ये क्या है, इवेंट ए, दिस इज इवेंट ए। अब मुझे देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, ठीक है। मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल मैंने निकाला वो बैग 2 से ही निकाला गया, ठीक है। इट मीन्स मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इवेंट 2 है ना, बैग 2 इज चूजन, ठीक है, और बैग 2 से ही निकालनी है। पर गिवन क्या है मुझे, गिवन दैट कि वो बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ठीक है। बैग 2 से तो निकालनी है, पर कौन सी बॉल निकालनी है, रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। तो ड्रॉन बॉल इज रेड गिवन दैट। तो देखो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला केस हो गया ना। कंडीशन प्रोबेबिलिटी आप केस कैसे लिखते हो कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो और जो कंडीशन उस इवेंट पे गिवन होती है उसको आप स्लैश में, मतलब आप उसके डिनोमिनेटर में लिखते हो, ठीक है ना। कंडीशन ऐसे लिखते हो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हो आप, ठीक है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 गिवन दैट ये वाली कंडीशन, कंडीशन अप्लाइड ऑन इवेंट 2, ठीक है। इवेंट 2 क्या है, बैग 2 को चूज़ करना है, पर बैग 2 को इस तरीके से चूज़ करना है कि उसमें से जो बॉल निकालनी है वो रेड हो, गिवन दैट कंडीशन इज दिस, ठीक है। सो हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि एक तो मेथड ये है कि मैं आपको डायरेक्टली E1, E2, E3 वो सारा फॉर्मूला बड़ा सा लिखवा दूँ और सबकी वैल्यूज़ बता दूँ, आपको बोलोगे इसमें पुट कर लो वैल्यूज़ और आंसर निकाल। एक तो चीज़ ये है, पर आप उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला जो हमने शुरू से करते आए हैं वो फॉर्मूला बता रही हूँ कि वो हमने किया हुआ कि फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स कह लो या केसेस कह लो, है ना ये। तो देखो हमने क्या, हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, फेवरेबल क्या है मेरे लिए। फेवरेबल मैंने ये देखना है कि बैग 2 में से मुझे रेड बॉल चाहिए, ये फेवरेबल है मेरे में से, ठीक है। बैग 2 में से रेड बॉल अगर बाहर आ जाए तो दिस इज़ अ फेवरेबल प्रोबेबिलिटी फॉर मी, जो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले बैग 2 चूज़ करूँगी। बैग 2 को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, तो ये 1/2 लिख लो। अभी मैं फेवरेबल केस लिख रही हूँ, फेवरेबल केस है ना, ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल पॉसिबल, ठीक है। और बैग 2 में से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आने की आप निकाल सकते हो। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 11। अगर मैं बोलूँ कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो क्या करोगे, लिखोगे 5/11, 5/11, ठीक है। तो ठीक है, देखो पहले मैंने बैग 2 चूज़ किया, बैग 2 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसको चूज़ करने के बाद उसमें से रेड बॉल चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/11। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/11, दिस इज़ माई फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम होगी। अब फेवरेबल आउटकम होगी, टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी, टोटल आउटकम हो जाएंगी कि जितने भी पहले बैग्स हैं, ठीक है, बैग 1 और बैग 2 है, बैग 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 2 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर देना सिंपली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स देखो, बैग 1 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और बैग 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मैं लिख सकती हूँ 3/7, टोटल बॉल 7 होगी, रेड बॉल की 3, तो 3/7 होगी, ठीक है। सो बैग 1 को चूज़ करने की 1/2, रेड बॉल आने की 3/7, मल्टीप्लाई बाय 3/7, ठीक है। और का मतलब होता है ऐड करना दोनों को हमने, ठीक है ना, दोनों इवेंट्स को ऐड करना है, या ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखो या तो बैग 1 में से आएगा या बैग 2 में से आएगा। पॉसिबल तो ये केसेस हो गए ना, पॉसिबल केसेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए कि या तो बैग 1 में से आ सकता है या बैग 2 में से आ सकता है। बैग 1 का मैंने लिख लिया, बैग 2 का क्या लिखोगे, वही वाला 1/2, इसमें से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/11, ठीक है जी। तो देखो हो गया ये वाला कि फेवरेबल आउटकम यहाँ पे लिख लिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे लिख लिए, तो हो गया सम सॉल्व। बस इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी बुक में भी किया हुआ है वैसे भी कर सकती हूँ मैं, ठीक है ना, कि इवेंट E1 E2 आपका वो लगाओ, फॉर्मूला लगाओ बड़ा सा, है ना, वो भी कर सकते हो। बट दिस इज़ अ सिंपलर मेथड कि आप पहले ये कर लो, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, है ना। कोई भी इस चीज़ को गलत नहीं करेगा, जब आप बोर्ड में भी अटैम्प्ट करोगे कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका आंसर ठीक आएगा। अगर आपने ठीक तरीके से अटैम्प्ट किया हो तो आंसर ठीक आएगा। इसके बाद आप इसको फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दो सारी चीज़ों को, ठीक है।
तो एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड है आपकी बुक में जो गिवन है मेथड कि सिंपली बैग्स गिवन है, आप लिखोगे कि E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1, E2 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बैग 1 और बैग 2, ये E1 E2 और A मैंने आपको बता दिए थे। E1 और E2 होगा कि बैग को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 दोनों की थी। A/E1 का मतलब है कि ये देखो, अब ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब है A क्या इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट कंडीशन E1 कंडीशन है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होती है ना, जो स्लैश के बाद होती है, दैट इज द कंडीशन। अब क्या गिवन है कि ये रेड बॉल किस में से आ रही है, बैग 1 में से आ रही है। लिखा है ना ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, ये A/E2 का मतलब है कि रेड बॉल लेनी है, पर किस में से लेनी है, बैग 2 में से लेनी है। ठीक है, तो वो उसको मैंने आपकी प्रोबेबिलिटी बताई ना कि क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आपके पास 7 है तो 3/7 हो गया, ये 5/11 हो गया। ठीक है, अब यही वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें से E2/A की प्रोबेबिलिटी, ये आप फॉर्मूला लगाओगे E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे, ये सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये या तो ये मेथड आप इस तरीके से अप्लाई कर लो। अब देखो यही वाला फॉर्मूला ही बन रहा है यहाँ पे, ये देखो ना, ये सारी चीज़ें यही वाली बन रही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। ठीक है, ये देखो 1/2 अब क्या है मेरे पास, 1/2 क्या, 1/2 किसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, 1/2 तो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे मैंने ली है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की ली है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। 5/11 क्या है मेरे पास, देखो 5/11 का मतलब है ये वाला। ठीक है ना, ये मैंने ली है कि मैंने रेड बॉल चूज़ करनी है, रेड बॉल बैग 2 में से आई है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 है। नीचे मैंने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ली है इसकी, मतलब बैग 1 की, और यहाँ पे रेड बॉल चूज़ करने की, इसी में से रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कि A है, रेड बॉल चूज़ करने की कंडीशन अप्लाइड की, वो बैग 1 में से आई है। ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला बन गया, इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते। ठीक है जी, इस तरीके से करोगे क्वेश्चन आप, पहले दोनों चीज़ें हैं, पहले ये लिख लो या ये लिख लो, दिस वन इज़ मोर सिंपलर, आपको जो ठीक लगता है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है जी, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डू। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 17। देखो की लिखा है कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं 1, 2 and 3। सबसे पहले तो 3 बॉक्सेस बना लो। आपको पता है कि बेस थ्योरम पे कोई भी क्वेश्चन है आपको उसकी ट्री डायग्राम तो बनानी ही बनानी है। ठीक है, तो ट्री डायग्राम मतलब बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, 3 बॉक्सेस की बात हो रही है। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर बॉक्स में 3 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, हर तीनों बॉक्सेस में 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स। इन बॉक्स 1 2 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। ठीक है, दोनों कॉइन्स कौन से हैं, गोल्ड के हैं। लिख लेते हैं जी, 2 कॉइन्स हैं इसमें, दोनों कॉइन्स क्या हैं, दोनों ही गोल्ड है, मतलब कि ये भी गोल्ड है और दूसरा कॉइन इसमें भी है जो दोनों गोल्ड है। ठीक है, और बोथ एंड इन बॉक्स सेकेंड, यहाँ पे ऐसे है, इन बॉक्स सेकेंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, सेकेंड वाले बॉक्स में दोनों ही सिल्वर कॉइन्स हैं, सिल्वर। ठीक है, एंड इन थर्ड बॉक्स देयर इज़ 1 गोल्ड एंड, इसमें क्या है, एक गोल्ड कॉइन है, एक सिल्वर कॉइन है। ठीक है, अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट द रैंडम, एक पर्सन ने क्या किया, इन तीनों में से एक बॉक्स को रैंडमली चूज़ किया, तीनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स को रैंडमली चूज़ किया। ठीक है, एंड टेक्स आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, if the coin is of gold, what is the probability that other coin is in the box is also of the gold? देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने ये ट्री डायग्राम बना लिया, 3 बॉक्सेस हैं, पहले वाले बॉक्स में दोनों गोल्ड है, दूसरे बॉक्स में दोनों सिल्वर है, तीसरे बॉक्स में गोल्ड और तीसरा अदर है सिल्वर। ठीक है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, एक कॉइन जो है तीनों बॉक्सेस में से एक में से मैंने निकाल लिया। अब कुछ नहीं मेंशन है कि जो कॉइन है वो इन तीनों में से कौन से बॉक्स में से निकाला। ठीक है, बट ये ज़रूर मेंशन है कि जो कॉइन निकाला है वो कौन सा है, गोल्ड का है, वो सिल्वर नहीं है, वो गोल्ड ही है। इफ़ द कॉइन इज़ ऑफ गोल्ड, यानी कि हमें जो गिवन चीज़ क्या गिवन है, कॉइन इज़ ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ए क्या ले लोगे, जो चीज़ गिवन होती है, जो चीज़ पता होती है, जो है इवेंट हो चुका होता है,
उसको क्या लेते हैं ए। गिवन चीज़ आप क्या लिखोगे कि द कॉइन ड्रॉन इज, जो आपने कॉइन इसमें से निकाला, कॉइन ड्रॉन इज ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड कॉइन है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन, एक तो गोल्ड निकाला ही निकाला, दूसरा भी कहते हैं कि उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि इसमें से दोनों कॉइन्स क्या होने चाहिए, गोल्ड होनी चाहिए। तो देखो दोनों गोल्ड कॉइन कौन से बैग में से हैं, बैग 1 में से हैं। ठीक है ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बैग 1 में से गोल्ड कॉइन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, उसने ये मतलब इनडायरेक्टली हमें बता दिया कि एक कॉइन हमें गोल्ड निकाला और दूसरा भी बताओ कि दूसरा भी गोल्ड होना चाहिए, यानी कि दोनों गोल्ड कॉइन चाहिए। ठीक है, और इन तीनों में से कौन से ऐसा बैग है जिसमें से दोनों गोल्ड कॉइन्स है, बैग 1 है। इसका मतलब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मुझे निकालना है कि कॉइन गोल्ड भी होना चाहिए और बैग 1 में से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया उसमें तो मेंशन था, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें मेंशन था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, मेंशन था कि बैग 2 में से निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन है कि कौन से बैग में से लेना है, तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इनडायरेक्ट वे से लिखा हुआ कि दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, बैग 1 में से निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गोल्ड कॉइन। ठीक है, अभी इवेंट ले लेते हैं। देखो 3 बैग्स की बात की है तो 3 इवेंट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 इवेंट कैसे बनेंगे, फर्स्ट इवेंट होगा कि बैग चोजन इज, है ना, बैग चोजन इज फर्स्ट बैग में से निकाला। ठीक है, कॉइन इज ड्रॉन, या ऐसे लिख लो, कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, है ना, और ये लिख लो कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 3, या बैग को चूज़ करने की आप लिख लो कि बैग को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी, इसका मैंने इवेंट लिया बैग को चूज़ करना। ठीक है ना, ये ठीक है ज़्यादा चूज़ करने वाला ना, कि बैग कौन सा आपने बैग चूज़ किया है इन तीनों में से। देखो अगर आपने गोल्ड कॉइन निकालना है, ठीक है, आपके पास 3 बैग, आप तीनों में से चेक करोगे एक एक बार, तो तीनों में से चेक करने की 3 बैग में से एक बैग को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/3। ठीक है ना, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल बेटा बैग है 3, एक बैग को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3, तो तीनों की 1/3 हो जाएगी। उन्होंने लिखा हो कि आइडेंटिकल बैग्स हैं, तीनों बैग सेम है। ठीक है, 1/3 1/3 एंड 1/3। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से, ठीक है, देखो इस बैग में से अब मुझे पहले देख ले कि हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी मुझे किसकी है, प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज ऑफ द गोल्ड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखो इवन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि गोल्ड निकालना और निकालना भी फर्स्ट बैग में से है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों को गोल्ड कॉइन्स पहले बैग में है, तो इवेंट इवन, गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों कॉइन क्या होने चाहिए, गोल्ड के, ए इज़ द गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ये मुझे निकाल। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या है, मुझे चाहिए क्या, फेवरेबल क्या है मेरे लिए, फेवरेबल तो मेरे लिए ये है कि मैं क्या करूं, बैग 1 चूज़ करूं और उसमें से फटाफट से गोल्ड कॉइन निकाल लूं और उसकी प्रोबेबिलिटी बता दूं क्या आती है। ठीक है, फेवरेबल तो मेरे लिए ये है। ठीक है, फेवरेबल चाहती मैं ये हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो जो चाहिए होता है, जो फेवरेबल है ऊपर लिख लो, टोटल आउटकम नीचे लिख लो। ठीक है, देखो अगर मैं चाहती हूँ कि पहले बैग में से मुझे गोल्ड कॉइन निकालना है, पहले बैग को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी पहले तो 1/3 मल्टीप्लाई उस बैग में से गोल्ड कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, क्या लिखूँ, 1/2 और ये भी 1/2 ऐसे लिखूँ। देखो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 कैसे आई है, देखो मेरी बात सुनो, मान लो इस बैग में दोनों कॉइन जो है वो गोल्ड है। ठीक है, मान लो एक बैग है, मैंने उसमें हाथ डाला, अपना हाथ डाला और दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, चाहे एक बार निकालूँ फिर भी गोल्ड आएगा, दूसरी बार निकालूँ फिर भी गोल्ड आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब दिस इज़ द श्योर इवेंट कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उसमें से सिल्वर कॉइन्स या और कुछ तो आने ही नहीं वाला, कोई और पॉसिबल आउटकम है ही नहीं है। गोल्ड मतलब पूरे एक बैग में जिसमें है ही गोल्ड कॉइन्स हैं, उसमें उस गोल्ड कॉइन वाले बैग में से गोल्ड कॉइन्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1।
मतलब दैट इज़ अ श्योर इवेंट कि इसमें से सिर्फ आएगा ही गोल्ड कॉइन ही आएगा। दिस इज़ अ श्योर इवेंट, समझ गए हो। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, दैट्स वाई मैंने इसको 1 लिखा, ठीक है। हाँ जी, तो आगे नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे कि आप बैग 1 चूज़ करो, बैग 1 में से गोल्ड कॉइन देखो, फिर बैग 2 चूज़ करो, उसमें से देखो गोल्ड कॉइन कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर बैग 3 चूज़ करो, उसमें से देखो गोल्ड कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। तो ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले 1/3, इसमें गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। इसमें देखो अगली बार मैंने क्या किया, बैग 2 को चूज़ किया, बैग 2 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग 2 में से गोल्ड कॉइन चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो बेटा इसमें से दोनों क्या है, सिल्वर कॉइन्स है, एक बैग है उसमें दोनों हैं ही सिल्वर कॉइन्स, उसमें से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन इन द बैग इन विच हैविंग टोटल बोथ ऑफ द कॉइन्स एज अ सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन में से गोल्ड कॉइन तो आ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, बिकॉज दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। सिल्वर कॉइन में गोल्ड कॉइन नहीं आ सकता, तो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, तो मल्टीप्लाई बाय 0, ओके। थर्ड बैग चूज़ करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसमें से गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक ही बार आएगा ना गोल्ड कॉइन, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2 है ना, तो गोल्ड की हो जाएगी 1/2। तो ये हो गया सॉल्व, इसको कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपली, ठीक है। अगर नहीं है करना ऐसे तो फिर वही वाला आपकी बुक वाला मेथड वैसे भी कर सकते हो। टोटल आप लिखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये देख लो, E1 E2 E3 की वैल्यूज लिखो, A/E1 A/E2 A/E3 इस तरीके से लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो, उसको सॉल्व करो, तो आंसर विल बी द सेम, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट द अदर सम्स ऑल्सो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम के इसी टाइप के हैं, सिमिलर क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है, ध्यान से देखना है, हो जाएंगे क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज